Hello students, in today's video we are going to solve some more numericals which is related to the sum. So without wasting any time, let's start. देखिए स्टूडेंट, कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने और लिखे हैं आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स को बेटर करने के लिए मैंने एक न्यूमेरिकल और ले लिए हैं. देखिए चीज चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं क्या कह रहा है न्यूमेरिकल. स्टूडेंट पहला न्यूमेरिकल कह रहा था ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर इज 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज. स्टूडेंट इस चीज को आप प्लीज याद रखिए. एक इंसान के जो सुनने की फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होती है. यानी कि 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज या 20 हर्ट्ज टू 20,000, 20 किलो हर्ट्ज को 20,000 हर्ट्ज भी बोल देते हैं. तो प्लीज इस चीज को आप याद रखिए. एक इंसान की सुनने की जो रेंज होती है वो कितनी होती है? 20 टू 20 किलो हर्ट्ज. आगे क्या कह रहा है? कन्वर्ट दिस इनटू कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ रेंज. इस फ्रीक्वेंसी को आपको वेवलेंथ में कन्वर्ट करना है. इस रेंज की फ्रीक्वेंसी को आपको वेवलेंथ में कन्वर्ट करना है. और आपको बताया द स्पीड ऑफ साउंड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर इज 340. और आपको बताया कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर पर जो स्पीड आपको माननी है, जो एज्यूम करनी है, वो कितनी लेनी है? 340 मीटर पर सेकंड. फिर से सुनिए स्टूडेंट, क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक फ्रीक्वेंसी रेंज जो कि कितनी दी हुई है 20 से 20 किलो हर्ट्ज, इसको आपको वेवलेंथ में कन्वर्ट करना है. और टेम्परेचर स्पीड आपको बता रखी है 340 मीटर पर सेकंड. तो देखिए स्टूडेंट शुरू करते हैं. बड़ा इजी न्यूमेरिकल है. फर्स्ट सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए स्टूडेंट क्या कह रहा है. ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर्स 20 टू 20 किलो हर्ट्ज. तो मान लेते हैं स्टूडेंट पहली फ्रीक्वेंसी को f1 ले लेते हैं जो कि मान लेते हैं 20 हर्ट्ज. ठीक है स्टूडेंट. और दूसरी फ्रीक्वेंसी को स्टूडेंट हम ले लेते हैं 20 किलो हर्ट्ज जो कि हमें क्वेश्चन में दी हुई है. तो 20 किलो हर्ट्ज को मैं स्टूडेंट 20,000 हर्ट्ज भी बोल सकता हूँ. ठीक है. तो स्टूडेंट मेरे पास f1 और f2 की वैल्यू मौजूद है. अब स्टूडेंट हमें क्या बोला इसके अलावा? स्टूडेंट हमें इसके अलावा स्पीड दी हुई है और स्पीड दोनों के लिए सेम है. मतलब अगर पहली फ्रीक्वेंसी के लिए स्पीड 340 है तो दूसरी के लिए भी वो स्पीड 340 ही होगी. तो स्टूडेंट क्या करना है, देखिए स्पीड हमें दे रखी है 340 मीटर पर सेकंड और यहाँ पर भी स्पीड हो जाएगी 340 मीटर पर सेकंड. देखिए मैं दोनों को एक साथ सॉल्व कर रहा हूँ. अब इसमें देखिए हमें यहाँ से दोनों की वेवलेंथ चाहिए. मतलब हमें यहाँ से पहली फ्रीक्वेंसी के लिए λ1 चाहिए और यहाँ से हमें λ2 चाहिए. बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल स्टूडेंट आप लोगों को पता है v इज इक्वल टू होता है आपका f लैम्डा. तो वेलोसिटी आपकी v है, दोनों में कॉमन है. फ्रीक्वेंसी f1 है और वेवलेंथ आपकी यहाँ पर कैलकुलेट करनी है कि λ1 मान लेता हूँ. तो स्टूडेंट देखिए वेवलेंथ चाहिए तो λ1 इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा? v अपॉन f1. v अपॉन f1 मतलब पहली फ्रीक्वेंसी. तो स्टूडेंट वैल्यू रख दीजिए. वेवलेंथ यहाँ पर वेलोसिटी की स्पीड हो जाएगी, वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी 340 डिवाइडेड बाय पहली फ्रीक्वेंसी हो जाएगी आपकी 20. फ्रीक्वेंसी कर दीजिए तो आपके पास λ1 कितना आ गया स्टूडेंट? 17 मीटर. ठीक है स्टूडेंट. तो आपके पास पहली वेवलेंथ जो कि λ1 20 फ्रीक्वेंसी के लिए 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के लिए वेवलेंथ कितनी आ गई? 17 मीटर. इसी तरीके से उसके लिए निकाल दीजिए स्टूडेंट. फिर से फॉर्मूला v इज इक्वल टू f2 λ2 और λ2 चाहिए यहाँ से तो v अपॉन f2 वैल्यू रख दीजिए. v की वैल्यू फिर से 340 और डिवाइड कर देंगे इसको 20,000 से. तो स्टूडेंट इसको आप सॉल्व कर लीजिए. इसको जब आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा λ2 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 0.017 मीटर. ठीक है स्टूडेंट. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको फाइनल आंसर कितना आएगा? 0.017 मीटर. तो हमें दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग रेंज पूछी थी. तो स्टूडेंट आप इजीली इसकी रेंज देख सकते हैं. इसकी रेंज आपकी हो जाएगी, छोटी वैल्यू को पहले रख दीजिए तो 0.017 मीटर टू 17 मीटर. ठीक है स्टूडेंट, ये आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है स्टूडेंट. दोनों के हमने क्या किया? वेवलेंथ निकाली और रेंज पूछी थी. तो हमारी रेंज हो जाएगी 0.017 मीटर से 17 मीटर. आई थिंक आपको न्यूमेरिकल क्लियर हो गया होगा. इजीली काफी आसान से न्यूमेरिकल था. चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं. शो कह सकते हैं आप. चलिए सेकंड पर चलते हैं. सेकंड न्यूमेरिकल अच्छा न्यूमेरिकल है और काफी बार एग्जाम में पूछा गया है. आप लोग प्लीज इस चीज को अच्छे से देखेंगे सेकंड न्यूमेरिकल को. सेकंड न्यूमेरिकल में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि पहले क्या रहा है न्यूमेरिकल. समझिए स्टूडेंट. कह रहा है कि ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए वेल 45 मीटर डीप. The sound of splash is heard 3.13 seconds after the stone is dropped.
फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, टेक g = 10 मीटर पर सेकंड। स्टूडेंट समझिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास एक कुआं है, आपके पास एक कुआं है स्टूडेंट, आप उस कुएं को ड्रॉ कर लीजिए। ये आपके पास मान लीजिए कोई वेल है, ठीक है स्टूडेंट, और इस वेल में आपके क्या भरा हुआ है स्टूडेंट, पानी भरा हुआ है। स्टूडेंट समझ पा रहे हैं इसमें क्या भरा हुआ है आपके, यहाँ पे अब मान लेते हैं यहाँ पे पानी भरा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट, कुछ इस तरीके से। और स्टूडेंट हमें बताया है कि जो ये कुआं है इसकी जो हाइट है वो हाइट हमें बताई है, ये कुआं आपका 45 मीटर डीप है, मतलब 45 मीटर गहरा आपका ये कुआं है। एक 45 मीटर गहरा वेल है स्टूडेंट, 45 मीटर गहरा कुआं है। इसमें स्टूडेंट किया क्या गया, इसके अंदर स्टूडेंट एक स्टोन को ड्रॉप किया गया। ड्रॉप मतलब स्टूडेंट ना आपने इसको ऊपर फेंका ना आपने इसको नीचे फेंका, बस आपने इसको क्या किया, अपना कांटेक्ट हटा के इसको ऐसे छोड़ दिया। तो स्टूडेंट जब आप इसको सिर्फ छोड़ रहे हैं तो आप याद रखिए छोड़ते वक्त इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0। मतलब आपने जब इस कुएं के अंदर यहाँ पर आप गए और इसमें आपने क्या किया, यहाँ से आपने क्या किया, जनरली एक स्टोन को यहाँ पर, ये वो स्टोन है, इस स्टोन को आपने, ये स्टोन है आपका, इसको आपने यहाँ पे ऐसे ड्रॉप कर दिया। तो जब आप स्टूडेंट आप इसको ड्रॉप करेंगे तो ये पत्थर कहीं ना कहीं ऐसे टकराएगा इससे जाके, समझ में आ रहा है स्टूडेंट, ये पत्थर जाके इससे टकराएगा। और आवाज कब आएगी स्टूडेंट, आवाज आपकी आएगी जब ये पत्थर जाके पानी से टकरा जाएगा। तो स्प्लैश यानी साउंड जो होगी, स्प्लैश की जो कह सकते हैं साउंड का जो स्प्लैश होगा, स्प्लैश जो होगा आपका जैसे ही पत्थर पानी से टकराएगा, तो स्प्लैश मतलब जो आवाज आएगी, जो छपाक की आवाज बच जाएगी, वो कितनी देर बाद आएगी, उसका मतलब पत्थर के जाने का और स्प्लैश साउंड के आने का कंप्लीट टाइम आपको बता रखा है कितना, 3.13 सेकंड। फिर से समझिए कि 45 मीटर कुएं में आपने पत्थर को गिराया, तो स्टूडेंट आपको पता है कि आवाज कब आएगी, आवाज स्टूडेंट तब आएगी, मान लीजिए यहाँ तक उसके हुए का बेस है, तो आपने यहाँ से पत्थर गिराया है, तो ये पत्थर ऐसे जाएगा और जब वो पत्थर पानी से टकरा जाएगा तब आपकी कह सकते हैं स्प्लैश सुनाई देगा, तभी आपको स्प्लैश सुनाई देगा। तो स्टूडेंट स्प्लैश जब सुनाई देगा तो स्प्लैश के सुनने का टाइम जो है वो कंप्लीट टाइम पत्थर के गिराने का और स्प्लैश के सुनाई देने का कंप्लीट टाइम हमें कितना बता रखा है, 3.13 सेकंड की। मतलब जब आपने पत्थर को गिराया, जब आपने पत्थर को गिराया तो पत्थर के गिराने के 3.13 सेकंड के बाद, 3.13 सेकंड के बाद क्या सुनाई देता है स्टूडेंट, स्प्लैश सुनाई देता है। समझ पा रहे हैं स्टूडेंट, स्प्लैश कब सुनाई देता है, 3.13 सेकंड के बाद, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपको क्या करना है स्टूडेंट, आपको सबसे पहले आपको यहाँ से जब उस स्टोन को गिराया गया तो उस स्टोन के सबसे पहले पानी को टच करने तक का टाइम आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि जब आप उस पत्थर को गिरा रहे हैं तो पत्थर कितनी देर में पानी को टच करता है, क्योंकि स्टूडेंट जब तक पानी को टच नहीं करेगा स्प्लैश सुनाई नहीं देगा, स्प्लैश सुनाई नहीं देगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले जब पत्थर को गिराया गया और गिराने के बाद यहाँ तक मतलब पानी से टकराने तक का टाइम आप कैलकुलेट कर लीजिए, क्योंकि पत्थर जब तक पानी से नहीं टकराएगा आवाज आने वाली नहीं है। तो आप सबसे पहले पत्थर का वाटर के साथ कांटेक्ट टाइम निकाल लीजिए कि पत्थर कितनी देर में पानी से टकराता है। उसके बाद स्टूडेंट उस टाइम को आप टोटल 3.13 टाइम में से माइनस कर दीजिए, तो स्टूडेंट आपको वो टाइम मिल जाएगा जब पत्थर से टकराते ही क्या प्रोड्यूस होगी स्टूडेंट, साउंड प्रोड्यूस होगी। तो वो साउंड आपका ऊपर तक आएगी, वो साउंड आपकी ऊपर आएगी, जैसे ही पत्थर टकराएगा साउंड कब प्रोड्यूस होगी, साउंड कब प्रोड्यूस होगी जब पत्थर पानी से टकरा जाएगा। तो जब पत्थर पानी से टकरा जाएगा उस वक्त साउंड प्रोड्यूस होगी स्टूडेंट। तो उस वक्त साउंड की स्पीड हमसे पूछी गई है कि साउंड की स्पीड क्या होगी। फिर से समझिए स्टूडेंट कि साउंड सिर्फ तब प्रोड्यूस होगी जब पत्थर पानी से टकरा जाएगा। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले हम पत्थर का पानी से टकराने तक का टाइम निकाल लेते हैं। उसके बाद टोटल टाइम जो मैं दिया हुआ है 3.13 सेकंड, ये कौन सा टाइम है, ये पूरा टाइम है जब पत्थर जाता है पानी से टकराता है और आवाज आती है। तो स्टूडेंट हम पत्थर का पानी से टकराने तक का टाइम माइनस कर देंगे इस टोटल टाइम में से, ठीक है। और जो बचा हुआ टाइम रह जाएगा उसको हम स्टूडेंट इसकी गहराई यानी 45 मीटर के साथ कैलकुलेशन कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमें स्पीड ऑफ साउंड मिल जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट कैसे कर रहा हूँ, देखिए सबसे पहले स्टूडेंट मैं क्या करूँ, सबसे पहले मुझे यहाँ पर डेप्थ गिवन है, तो सबसे
पहले गिवन डेटा लिख सकता हूं मैं। गिवन h बराबर 45 मीटर मुझे दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। h इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 45 मीटर दिया हुआ है। इसके अलावा स्टूडेंट और मुझे क्या दिया होगा इस क्वेश्चन में, इसके अलावा स्टूडेंट देखिए इस पत्थर को सिर्फ ड्रॉप किया गया है, तो ड्रॉप मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और इनिशियल वेलोसिटी को हम u से डिनोट करते हैं। ये भी आपको पता है कि इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट और क्या दिया हुआ है, इसके अलावा स्टूडेंट मुझे एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है जो कितना बताया हुआ है g। याद रखिए स्टूडेंट जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर या नीचे गिराते हैं उस वक्त जो एक्सेलरेशन लगता है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगता है, मैंने आपको बता रखा है। तो यहाँ a की जगह क्या रख देंगे आप g, और g की वैल्यू भी आपको कितनी बताइए स्टूडेंट, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होने दे रखा है आपको क्वेश्चन में। इसके अलावा और क्या स्टूडेंट, हम वो टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हम स्टूडेंट वो टाइम यहाँ से निकाल लेते हैं कि कितनी देर में पत्थर कह सकते हैं टकराता है पानी से, ठीक है। तो स्टूडेंट हम क्या कर रहे हैं, फर्स्टली हम कैलकुलेट कर रहे हैं टाइम टेकन बाय द स्टोन टू टचिंग द वाटर, ठीक है स्टूडेंट। टाइम टेकन बाय द स्टोन टू टचिंग द वाटर, क्योंकि जब तक पत्थर पानी से टकराएगा नहीं आवाज आएगी। तो देखिए स्टूडेंट कैसे निकालेंगे हम, सेकंड इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, s इज इक्वल टू u प्लस हाफ a t स्क्वायर। आप लोग न्यूटन की सेकंड इक्वेशन को जानते हैं, तीन इक्वेशन होती है इसमें से सेकंड इक्वेशन मैंने यूज की। s की जगह में क्या रखूंगा स्टूडेंट, s की जगह h रख सकते हैं, u t टाइम हमने मान लिया कि t टाइम में ही वो पत्थर टकरा है और इसी t को हमें कैलकुलेट करना है। तो 1/2 a की जगह स्टूडेंट g रख सकता हूं और t का स्क्वायर। पहले पुट करिए h की वैल्यू 45, क्योंकि पत्थर को ड्रॉप किया गया है तो u की वैल्यू 0 into 9 प्लस 1/2 a की वैल्यू हमारे पास, सॉरी g की वैल्यू 10 हो जाएगी और t का स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये कितना हो जाएगा, ये इधर पूरा 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 45 इज इक्वल टू 0, और इसको मैं हटा रहा हूं स्टूडेंट, तो इसको सिर्फ क्या लिख सकता हूं, देखिए स्टूडेंट इसको लिख सकता हूं 5t स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। तो यहां से t की वैल्यू निकाल सकता हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं, तो t स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा स्टूडेंट 45/5 एंड दैट विल बिकम t स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो t की वैल्यू मिलेगी मेरे पास +-3 सेकंड, ठीक है स्टूडेंट। t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-3 सेकंड, क्योंकि प्लस को ही हम कंसीडर करते टाइम में, तो माइनस को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास टाइम कितना आ जाएगा 3 सेकंड, ठीक है स्टूडेंट। तो टाइम हमारे पास कितना निकल कर आ गया 3 सेकंड। मतलब ये जो पत्थर है वो पानी से 3 सेकंड में टकरा जाता है, ठीक है स्टूडेंट। इतना क्लियर हो गया। अब हमें स्टूडेंट चाहिए क्या, हमें चाहिए स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, कि पत्थर जैसे ही पानी से टकराता है तो आवाज प्रोड्यूस होगी, साउंड प्रोड्यूस होगी, उसकी स्पीड क्या होगी। तो बड़ा आसान है स्टूडेंट, अब इसको कर सकते हैं। देखिए कैसे कर रहा हूं मैं, डायग्राम को रफ कर रहा हूं मैं, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए यहां कर देता हूं, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट हमारे पास रिमेनिंग टाइम कितना है, टोटल टाइम हमारे पास, टोटल टाइम कितना दिया हुआ था, टोटल टाइम हमें दिया हुआ था, टोटल टाइम को कैपिटल टी कितना दिया हुआ था 3.13 सेकंड। हमने टाइम कितना ले लिया स्टूडेंट, हमें जो टाइम लगा है वो लगा है 3 सेकंड। तो रिमेनिंग टाइम कितना है स्टूडेंट, रिमेनिंग टाइम हमारे पास है, रिमेनिंग टाइम को मैं t1 से लिख देता हूं स्टूडेंट, t1 से। तो रिमेनिंग टाइम हो जाएगा हमारे पास कैपिटल T माइनस स्मॉल t, दैट विल बी 3.13 माइनस 3, दैट विल 0.13 सेकंड। मतलब साउंड को 0.13 सेकंड का टाइम मिल रहा है 45 मीटर कुएं के बॉटम से ऊपर तक आने का। और स्टूडेंट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है उसको 0.13 में 45 मीटर। तो स्टूडेंट देखिए इसको डिस्टेंस भी हमें दी हुई है, डिस्टेंस यानी हाइट ऑफ द वेल कितना दिया हुआ है 45 मीटर। ये हमारे पास टाइम आ चुका है कि जब पत्थर पानी से टकराया तो आवाज प्रोड्यूस हुई, उस आवाज को ऊपर तक आने में कितना टाइम लग रहा है 0.13, क्योंकि 3.13 तो टोटल टाइम था पत्थर के जाने का और आवाज आने तक का। लेकिन हमें टाइम चाहिए था सिर्फ आवाज साउंड की स्पीड के लिए, तो साउंड का प्रोड्यूस होगी 3 सेकंड तो पत्थर ही ले लेगा। तो रिमेनिंग टाइम कितना रहेगा 0.13। तो 0.13 टाइम साउंड के पास कितना टाइम है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है साउंड को 45 मीटर। तो स्टूडेंट आप जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू होता है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम यहाँ t1 है तो वैल्यू रख दीजिए 45 डिवाइडेड बाय, यहां से स्पीड चाहिए तो टाइम रख दीजिए 0.13,
ठीक है स्टूडेंट। और इस तरीके से जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आप इसको सोल्व कर दीजिए स्टूडेंट। यहाँ से आप इसको पॉइंट हटा दीजिए, पॉइंट हटाएंगे तो 1 और 2 0। और जब आप इसको सोल्व करेंगे स्टूडेंट तो ये लगभग आपका ऑलमोस्ट आ जाएगा 346 मीटर पर सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपके पास टाइम आ जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाय टाइम 346 मीटर पर सेकंड। यानी इतनी देर में आपका कह सकते हैं, यानी इस स्पीड से साउंड जो होगी वो आपके कह सकते हैं बॉटम से टॉप की तरफ आएगी। तो बड़ा इजी न्यूमेरिकल था स्टूडेंट, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो फिर से रिवाइंड करिए, उसको देखिए, जो डाउट हमसे पूछ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, ए रेडियो सेलोन ब्रॉडकास्ट एट 25 मीटर, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टेशन। स्टूडेंट रेडियो सेलोन क्या है? देखिए स्टूडेंट मैं आपको बता देता हूं कि रेडियो सेलोन एक रेडियो स्टेशन है जो जनरली श्रीलंका में आपका एस्टेब्लिश हुआ था आई थिंक 1923 के अराउंड। ठीक है, लगभग 1923 के अराउंड कह सकते हैं एक रेडियो स्टेशन है जो कि श्रीलंका में आपका एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, तो उसके बारे में बताया कि वो आपका क्या करता है, एक ब्रॉडकास्ट करता है 25 मीटर पर। स्टूडेंट 25 मीटर, इसका मतलब वो जो वेव प्रोड्यूस करता है उसकी वेवलेंथ हमें गिवन है। क्योंकि जब भी आपको इस तरीके के न्यूमेरिकल में मीटर मिले, आप समझ जाइए कि वहां पर किसकी बात हो रही है। मीटर मतलब वहां पर बात हो रही है आपके वेवलेंथ की, तो हमें वेवलेंथ गिवन है 25 मीटर। ठीक है स्टूडेंट, और क्या बोला हमें स्टूडेंट, और हमें बोला है कि बताइए फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो स्टूडेंट हमसे फ्रीक्वेंसी पूछी गई है कि बताइए जब 25 मीटर की वेवलेंथ ट्रांसमिट करता है तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। अब स्टूडेंट देखिए हमें वेवलेंथ दे रखी है, फ्रीक्वेंसी पूछी है। अब स्टूडेंट सीधा रिलेशन कोई नहीं होता है, हमें पता है इसके लिए हमें स्पीड चाहिए क्योंकि v = f लैम्डा होता है, लेकिन स्पीड हमें नहीं पता है। तो स्टूडेंट याद रखिए जब भी कोई रेडियो वेव होता है, जब भी कोई रेडियो वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है तो उनकी स्पीड साउंड की स्पीड के बराबर होती है। अब स्टूडेंट साउंड की स्पीड कितनी होती है, तो साउंड की स्पीड आपको पता होनी चाहिए स्टूडेंट, साउंड नहीं लाइट की स्पीड की बात करूंगा कि जितने भी आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं या रेडियो वेव होते हैं वो आपके लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हैं, ऑलमोस्ट लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हैं। तो स्पीड कितनी होती है लाइट की, आप लोगों ने पढ़ रखा है कि लाइट की स्पीड होती है जनरली c से डिनोट करते हैं, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड आपकी किसकी होती है, ये स्पीड आपकी लाइट की होती है। तो यही स्पीड क्या होगी रेडियो वेव की या कह सकते हैं साउंड वेव की, सॉरी यही आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और कह सकते हैं आपके कह सकते हैं रेडियो वेव की होगी। तो स्टूडेंट देखिए इसको सी को मैं वी भी लिख सकता था क्योंकि एक तरीके की स्पीड है, तो हम इस इजीली फॉर्मूला लगा सकते हैं कि v = क्या होता है f लैम्डा। तो f चाहिए हमें, f = क्या हो जाएगा v अपॉन लैम्डा। ठीक है स्टूडेंट, हमें स्पीड पता है, स्पीड रख दीजिए 3 × 10⁸ और वेवलेंथ आपका बता रहा है 25। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको कैंसिल कर लीजिए। तो f = देखिए स्टूडेंट मैं इसको 300 × 10⁻6/25 लिख रहा हूं। क्या मैं इसको लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। यहां से 2 जीरो मैंने इसके साथ लगा दिया है तो ये हो जाएगा 300 × 10⁻6। ठीक है, अब आप इसको सोल्व कर लीजिए। 25 से आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 12 × 10⁻6 और फ्रीक्वेंसी है हर्ट्ज में। ठीक है स्टूडेंट, तो आपका आंसर आ जाएगा 12 × 10⁻6 हर्ट्ज, या आप चाहें तो 1.2 × 10⁻7 हर्ट्ज भी आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट कितना आसान न्यूमेरिकल है, आई थिंक आपको समझ में आ गई है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।